हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और टेट्स एग्जाम और साथ ही साथ सुपर टेट से संबंधित 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ से दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आंसर दीजिए दोस्तों, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। उर्वरक जो है वो हरी क्रांति से संबंधित नहीं है, बल्कि उर्वरक जो है दोस्तों वो भूरी क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हरित क्रांति जो है वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, हरित क्रांति। और दोस्तों, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, जबकि मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। आंसर दीजिए दोस्तों, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। गन्ना और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। तो इसको मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों, ये भारत का मैप है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गन्ना और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान तो रखता ही है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा आलू के उत्पादन में। और दोस्तों, ये एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि दुग्ध के उत्पादन में दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो है वो प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 4 पॉइंट याद रखिएगा। गन्ना, गेहूं, आलू और दुग्ध उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गन्ना और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, करनाल बंट एक बीमारी है। धान की बीमारी है, मटर की है, राई की है या फिर गेहूं की। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। करनाल बंट जो है वो गेहूं की एक बीमारी है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है, कब बोई जाती है, और खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो फसल है खरीफ की फसल जो है वो जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। और दोस्तों, खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें चावल या धान कह सकते हैं दोस्तों, धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, ये सभी जो हैं दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इस ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है धान और चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो दोस्तों, इसमें से देखिए ज्वार और धान और मक्का, ये तीनों फसलें जो है दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। जबकि इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। जबकि दोस्तों, चना जो है वो रबी की फसल है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल में, असम में, सिक्किम में या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों, भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ये सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों 6 जुलाई 2006 में दोस्तों ये जो दर्रा है फिर से खोल दिया गया। क्यों खोल दिया गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों व्यापार विस्तार हो, इसलिए दोस्तों इस नाथुला दर्रा को खोल दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये दर्रा जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू, अगरिया, जौनसारी, भुक्सा। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। थारू जनजाति दोस्तों दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोडो जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। गारो पहाड़ियाँ, जौनसार पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आंसर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही। टोडो जनजाति तमिलनाडु राज्य
तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टोडो जनजाति है वो पशुपालक जनजाति है। ठीक है दोस्तों, पशुपालक जनजाति है। और दोस्तों इसमें बहुपत्नी विवाह प्रथा भी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, भारत व नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मैक-मोहन रेखा भारत व चीन इन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का क्या कारण है? कि सूर्य में ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, ये बताना है दोस्तों। ऑक्सीकरण द्वारा, नाभ की विखंडन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों नाभ की संलयन क्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के दोस्तों ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है और दोनों जो है दो ड्यूटेरियम जो है क्रिया करके दोस्तों जो है वो हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में दोस्तों ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और दोस्तों ये जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। यही कारण है दोस्तों कि सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभ की संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य से पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सूर्य से दोस्तों पृथ्वी के जो बीच दूरी होती है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लोएम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन वहन, जल वहन, आहार वहन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। फ्लोएम ऊतक दोस्तों आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों फ्लोएम ऊतक का कार्य भोजन को या आहार को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। दोस्तों जाइलम ऊतक का कार्य जल वहन करना होता है, जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जल वाहन हो तो जाइलम, ठीक है दोस्तों, और आहार वाहन के लिए हो दोस्तों तो फ्लोएम। और दोस्तों जाइलम और फ्लोएम काफी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों पादप कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, जबकि दोस्तों एथिलीन एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और जो फलों के पकाने में प्रयुक्त होता है। जबकि दोस्तों ऑक्सिन पादप हार्मोन का कार्य तने में वृद्धि करना और जड़ों की वृद्धि को नियंत्रण करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों पादप हार्मोन हैं और इनको याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पावोक्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है। पावोक्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम किसका है दोस्तों? आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मोर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पावोक्रिस्टेटस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। और दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए भी दोस्तों न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राज्यपाल को उसके पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नंबर 18 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हंगुल के लिए, या फिर भालू के लिए? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 19 है, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, चंदौली, या फिर वाराणसी? दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चंदौली, उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि दोस्तों एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, या फिर वॉशिंगटन? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में दोस्तों हुआ। और दोस्तों इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एजेंडा 21 का घोषणा पत्र जो है प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्यतः जो उद्देश्य था वो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कीट बच्छी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, या फिर सल्फर? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। कीट बच्छी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। दोस्तों कीट बच्छी पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन तत्व को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। उनमें से दोस्तों एक नेफेंथीस पौधा है। यह नेफेंथीस या घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुए हैं कि जो ये नेफेंथीस या घटपर्णी पौधा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। और दोस्तों ये अन्य देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है ये घटपर्णी पौधा। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।